धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आ रहा है। मामले की जांच में जुटी एजेंसियों को कतर से पैसे मिलने के सबूत मिले। एबीपी गंगा के पास विदेशी डोनेशन का सबूत है। साथ ही धर्म परिवर्तन के मामले में जांच एजेंसियों को एक नहीं बल्कि 2 संगठनों की भूमिका का पता चला है और इसके बाद से दूसरे संगठन के प्रमुख की तलाश में ताबड़तोड़ छापे मारे जा रहे हैं। और दूसरी हैरान करने वाली बात यह है, खुलासा यह है कि बाल महिला कल्याण विभाग का एक अधिकारी भी धर्मांतरण के इस मामले में शामिल है, साजिश में शामिल है। यह अधिकारी आरोपियों की मदद करता था, जरूरतमंद लोगों के लिस्ट आरोपियों को मुहैया कराता था। अब बहुत जल्दी इस अधिकारी से जांच एजेंसियां पूछताछ करेंगी। आइए इन 2 बड़े खुलासों पर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं ओपी तिवारी से। हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से सीधा कनेक्ट हैं। ओपी तिवारी, थोड़ी देर पहले आप इस बारे में विस्तार से बता भी रहे थे। ये जो 2 संगठन हैं जिनका हाथ है इस साजिश में, जो डायरेक्टली इन्वॉल्व है, ये कौन से संगठन है और इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? राजेंद्र, मैं सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि एबीपी न्यूज़ नेटवर्क के गंगा के संपादक रोहित सामल ने कल शाम को एक सनसनीखेज खुलासा कर दिया था कि यूपी एटीएस के पास तो मात्र एक संगठन का नाम है, लेकिन इस पूरे रैकेट में 2 संगठन शामिल हैं। ये खुलासा कल शाम को ही संपादक रोहित ने अपनी बात तो चुभेगी में इसका खुलासा कर दिया था। अब इस पर सरकारी मोहर भी बहुत जल्दी लगने जा रही है। जांच एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक इस मामले में दूसरे संगठन के मुखिया का भी नाम सामने आया है। सबसे अहम बात यह है कि इस संगठन का ऑफिस भी इस मामले में गिरफ्तार उमर गौतम के ऑफिस के पास ही बताया जा रहा है और जो इसका कर्ता धर्ता बताया जाता है उसे मास्टरमाइंड कहा जाता है। धर्म कन्वर्जन का उसे कन्वर्जन खलीफा कहा जाता है। अब जांच एजेंसियों को उसके खिलाफ कई ऐसे सबूत हाथ लगे हैं जिससे साबित होता है कि दूसरे संगठन का रोल भी इसमें है, लिहाजा उसकी तलाश में ताबड़तोड़ छापेमारी की जा रही है। हो सकता है आज शाम तक या कल तक उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाए। राजेंद्र, ठीक है, अब उस अधिकारी के बारे में भी बताएं जो इन आरोपियों की और साजिश करने वालों की मदद करता था। वो आरोपी, वो अधिकारी कौन है, उससे पूछताछ की क्या योजना है? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं उस शख्स का रोल जो है, इस अधिकारी का रोल जो केंद्र सरकार के मंत्रालय में तैनात है, पूरी तरह से जांच एजेंसियों के सामने आ गया है। और जो आरोपियां हैं, आज जो 2 आरोपी यूपी एटीएस की गिरफ्त में हैं, उन्होंने भी इस बात का खुलासा किया है कि यह अधिकारी उनकी मदद करता था। इस अधिकारी के पास विभिन्न कमजोर तबकों के लोगों की चिट्ठियां आती थी जिसमें वो मदद मांगते थे। यह अधिकारी उनमें चिन्हित करता था कि कौन सा आदमी बड़े आराम से धर्म कन्वर्जन कर सकता है, लिहाजा ऐसे लोगों की लिस्ट बनाकर ये आरोपी मौलानाओं को देता था, जहां से फिर उनके पास इनकी टीमें उनका धर्म कन्वर्जन कराने के लिए जाती थी। साम दाम दंड भेद दिखाकर उनको किया जाता था। एक जो अहम बात जांच एजेंसियों के हवाले सामने आ रही है कि ये अधिकारी भी, जांच एजेंसी इस बात की जानकारी चाहती है कि अधिकारी किसी पैसे के लालच में कर रहा था या फिर इसके बारे में जो अभी तक एक और खुलासा हुआ है कि अधिकारी भी इस मामले में गिरफ्तार उमर गौतम की तरह पहले हिंदू था लेकिन बाद में धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बन गया था। तो कहीं ये अधिकारी भी साजिश का हिस्सा तो नहीं था। बहुत जल्दी यूपी एटीएस प्रॉपर तरीके से इस अधिकारी से पूछताछ करने के लिए पहुंचेगी। राजेंद्र, ओपी तिवारी, कमाल की बात यह है कि हमारे संवाददाता बता रहे थे कि जामिया नगर में दिल्ली के जहां पर ये दोनों आरोपी रह रहे थे, आसपास के लोगों को भनक तक नहीं थी। और जब उनसे पूछा गया कि आपके पड़ोस में ऐसा चल रहा था, आपके बगल में ऐसा हो रहा था, ये 2 लोग कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ना, इनका व्यवहार ऐसा नहीं था। इतने शातिर तरीके से, इतने खुफिया तरीके से और इतनी चतुराई से इन घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था। ये बातें भी सामने आ रही हैं। और कितने राज्यों में इसके तार जोड़े हो सकते हैं, कनेक्शन हो सकता है? बिल्कुल राजेंद्र, मैं आपको बता दूं कि अभी तक की जो जानकारी आई है वो दिल्ली एनसीआर तक की थी, लेकिन जांच से जुड़े एक आला अधिकारी ने बताया कि इस मामले के तार उड़ीसा, केरल और तमाम अन्य जगहों पर भी फैले हुए हैं। जांच अधिकारी का कहना था कि चूंकि इस मामले में भी आरंभिक जांच है, लेकिन ऐसी लिस्ट जांच अधिकारियों के हाथ लग गई है जिसमें उड़ीसा के भी एड्रेस हैं और तमाम अन्य जगहों के भी एड्रेस हैं। यानी ये मामला केवल दिल्ली एनसीआर तक फैला हुआ नहीं है राजेंद्र। और इस बात का खुलासा कल हमारे संपादक रोहित ने भी किया था कि मामला केवल दिल्ली एनसीआर तक नहीं है। और अब इस बात की पुष्टि बहुत जल्दी इस पर भी सरकारी मोहर लग जाएगी। केवल दिल्ली एनसीआर तक नहीं बल्कि इस मामले के तार उड़ीसा और अन्य जगहों पर भी फैले हुए हैं। राजेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ओपी तिवारी जी, तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए, तमाम अपडेट्स देने के लिए। बड़ी खबर लखनऊ से, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 9 दंपत्ति को आशीर्वाद देने
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उप मुख्यमंत्री के आवास पर पहुंचे। हाल ही में केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का विवाह हुआ और अब उनके आवास पर पहुंचकर नव दंपत्ति को आशीर्वाद दे रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। यह अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है। इसके राजनीतिक अर्थ भी निकाले जाएंगे, ये तय है। नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेटे बहू को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं उप मुख्यमंत्री के। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे का पिछले दिनों विवाह हुआ। कोरोना प्रोटोकॉल के बीच बहुत सीमित मेहमानों की उपस्थिति में यह विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ। अब नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने यानी कि उप मुख्यमंत्री के सुपुत्र और उनकी पुत्रवधू को आशीर्वाद देने के लिए उनके आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से बड़ी अपडेट, लखनऊ से बड़ी खबर। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बेटे बहू को, केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को, उनके पुत्र और पुत्रवधू को, जो कि पिछले दिनों विवाहित हुए, विवाह बंधन में बंधे। कोरोना की गाइडलाइंस के बीच में वो विवाह संपन्न हुआ था और जो सीमित संख्या उपस्थित हो सकती थी विवाह कार्यक्रम में, उतने ही लोगों की उपस्थिति में विवाह संपन्न हुआ था। मुख्यमंत्री उसमें उपस्थित नहीं हो पाए। अब वो गए हैं आशीर्वाद देने के लिए नव विवाहित दंपति को, बेटे और बहू को, उप मुख्यमंत्री के उनके आवास पर पहुंचे हैं। केशव प्रसाद मौर्य के बेटे और बहू को आशीर्वाद देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके आवास पर पहुंचे हैं। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए लखनऊ से। अनुभव, कब पहुंचे मुख्यमंत्री, उनके साथ कौन कौन गया है और क्या आपने विशेष नोटिस किया इसमें? देखिए, तकरीबन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जो सरकारी आवास है 7KD मुख्यमंत्री के बिल्कुल पड़ोस में, वहीं पर पहुंचे हुए हैं। और ये दरअसल जब अभी कोरोना की सेकेंड वेव थी तब केशव प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं उनका विवाह हुआ था और तब कोरोना की वजह से ज्यादा लोग वहाँ नहीं पहुंचे, केवल परिवार के लोग ही कार्यक्रम में शामिल हुए थे। और ऐसे में आज मुख्यमंत्री पहुंचे हैं नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए। वो तकरीबन 20 मिनट में माना जा रहा है कि वो हैं वहाँ पर अभी। और इसके अलावा संघ के कुछ और भी पदाधिकारी हैं जो आज लंच के लिए वहाँ पर गए हुए हैं। मुख्यमंत्री भी मौजूद है, केशव प्रसाद मौर्य भी वहाँ मौजूद है। हालांकि बीजेपी मुख्यालय पर अभी बैठकें चल रही हैं। जो आज DL संतोष ने जो बैठक बुलाई है उसमें तमाम जो क्षेत्रीय अध्यक्ष आए हुए हैं वो मौजूद है, पार्टी के जो पदाधिकारी है वो यहाँ मौजूद है, सांसद यहाँ मौजूद है, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद है, प्रभारी मौजूद है। तो कई सारे लोग अभी यहाँ बैठक में शामिल हैं और मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पहुंचे हुए हैं। इसके अलावा अगर हम कहें तो जो संघ के कुछ पदाधिकारी हैं जिनसे कल भी DL संतोष ने मुलाकात की थी, आज भी मुलाकात की थी, तो वो लोग भी आज लंच के लिए डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हुए हैं। ठीक है अनुभव, हमारे साथ बने रहिए आप। एक बार फिर से दर्शकों को बता दें कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके पुत्र और पुत्रवधू को आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। दोनों का विवाह कोरोना काल में हुआ। पिछले दिनों जब लॉकडाउन था, जब कोरोना की सेकेंड वेव, उसकी दूसरी लहर प्रचंड रूप में सामने थी और तमाम रेस्ट्रिक्शंस के बीच में विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ था। अनुभव के पास चलते हैं एक बार फिर से। अनुभव लगातार हमें अपडेट कर रहे हैं, बता रहे हैं कि बैठकें चल रही हैं, लेकिन उसी बीच में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं। पड़ोस में ही आवास है, मुख्यमंत्री आवास के पड़ोस में ही केशव प्रसाद मौर्य का भी आवास है, वहीं पर पहुंचे हैं नव विवाहित दंपति को आशीर्वाद देने के लिए। अनुभव, 4.5 वर्षों में क्या इस प्रकार की घटना पहले भी हुई है? कभी मुख्यमंत्री का जाना हुआ है उप मुख्यमंत्री के आवास पर? देखिए, ऐसा याद तो नहीं है पड़ता है कि कभी डिप्टी सीएम के घर पे मुख्यमंत्री गए हों, लेकिन ज़रूर इससे पहले कभी कोई ना कोई कार्यक्रम जरूर जब हुआ था, जब सब लोग नए नए मंत्री बने थे, उसके बाद जब लोगों को आवास आवंटित हुआ था, तब ज़रूर कुछ मंत्रियों ने अपने घर पर कार्यक्रम रखा था और कई जगहों पर कई लोगों के आवास पर मुख्यमंत्री तब गए थे और बाकायदा वहाँ पर कार्यक्रमों में शामिल भी हुए थे। लेकिन हम जो बात कह रहे हैं कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री पहुँचे हैं, देखिए एक तरफ तो पार्टी की तमाम बैठकें चल रही हैं, लगातार बैठकें चल रही है। कल से DL संतोष लखनऊ में हैं, वो बैठक कर रहे हैं। कल मुख्यमंत्री आवास पर कोर कमेटी की बैठक हुई, 3.5 घंटे से ज़्यादा वो बैठक चली है। आज भी यहाँ लखनऊ में पार्टी मुख्यालय जो है वहाँ पर बैठक चल रही है, सुबह से बैठकें चल रही हैं। और ऐसे में मुख्यमंत्री समय निकाल कर
पहुँचे हैं। तकरीबन 20 मिनट से वो केशव प्रसाद मौर्य का जो आवास है 7 KD वहाँ पर मौजूद है और बधाई देने के लिए पहुँचे। लेकिन बिल्कुल ये तस्वीर कहीं ना कहीं एक उत्तर प्रदेश की जो सियासत है उसमें जो तमाम सारी चीज़ें चल रही हैं, ऐसे में जब खुद मुख्यमंत्री पहुँचते हैं उप मुख्यमंत्री के घर और उनके जो बेटे हैं उनको और नव दंपत्ति को आशीर्वाद देने के लिए, तो जाहिर सी बात है कि इसे लेकर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हालांकि संघ के कई सारे जो पदाधिकारी हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं और जैसा हमने पहले भी अपने दर्शकों को बताया कि आज खुद उप मुख्यमंत्री ने संघ के कुछ बड़े पदाधिकारियों को लंच पर इनवाइट किया है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री भी पहुँचे हैं बधाई देने के लिए और 4 बजे से यही बीजेपी मुख्यालय में मौजूद है। तो यहाँ पर मंत्रियों को भी बुलाया गया है। आज BL संतोष जो है वो मंत्रियों से उनका रिपोर्ट कार्ड जानेंगे कि भाई आपने 4.5 साल में क्या काम किया है, सरकार ने जो भी प्रोजेक्ट थे उनमें अभी कितनी सफलता मिली है, आपके विभाग ने जो योजना शुरू की है उसमें कितनी सफलता आपको मिली, कितने काम पूरे हुए हैं, कितना जो प्रोजेक्ट थे उनमें अभी क्या क्या काम बचे हुए हैं। कुछ सांसद भी अभी हमें यहाँ पर दिखाई दिए, हरीश द्विवेदी पहुँचे हैं, कौशाम्बी के सांसद विनोद सोनकर पहुँचे हैं। तो लगातार बैठकें यहाँ पर चल रही हैं और एक तरफ मुख्यमंत्री पहुँचे आज बधाई देने के लिए केशव प्रसाद मौर्य के जो बेटे हैं, जो उनकी शादी हुई थी, नवदंपति को आशीर्वाद देने के लिए। और शाम को अभी थोड़ी देर में यहाँ मंत्रियों के आने का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका अनुभव। मंत्रियों के आने का सिलसिला आप कह रहे हैं शाम को 4 बजे से शुरू होगा और एक बार फिर से केंद्रीय संगठन मंत्री BL संतोष मंत्रियों से उनका रिपोर्ट कार्ड लेंगे, उनसे पूछेंगे कि पिछले 4.5 वर्षों में उनके मंत्रालय ने और उन्होंने क्या क्या लक्ष्य प्राप्त किए, क्या क्या उपलब्धियां हासिल की। आगे बढ़ते हैं। बीते दिनों कानपुर नगर निगम सदन में हंगामे को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। आज दोबारा नगर निगम का सदन शुरू होते ही शूटरगंज पार्षद मुंह पर टेप लगाकर पहुंच गए और विरोध करने लगे। हालांकि विकास कार्यों पर नाराज पार्षद ने सदन में चुप रहकर ही अपनी नाराजगी जाहिर की। इधर इस मामले में नगर निगम पार्षद और अधिकारी खुले तौर पर आमने सामने आ गए हैं। जल निगम के अधीक्षण अभियंता ने DM को खत लिखा है। इसमें जल निगम MD से अमर्यादित व्यवहार को लेकर शिकायत की गई है और साथ साथ DM को भेजे पत्र की कॉपी पुलिस और प्रशासन को भी भेजी गई है। इसमें भाजपा और सपा के 7 पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। आइए इस बारे में और मालूमात हासिल करते हैं। रतीश त्रिवेदी हमारे संवाददाता कानपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये प्रकरण रतीश अभी समाप्त नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा लग रहा है इन तस्वीरों को देख के, दृश्यों को देख के कि और जोर पकड़ता जा रहा है। देखिए, तनातनी कायम है और तनातनी अभी खत्म होती दिखती भी नहीं है। नगर निगम का सदन जो है वो सियासी अखाड़ा बना हुआ है और अब अधिकारी भी इसमें उलझ पड़े हैं, क्योंकि अधिकारियों की तरफ से पार्षदों के खिलाफ एक लेटर लिखा गया है, पत्र लिखा गया है जिलाधिकारी को और इसकी कॉपी की गई है पुलिस को भी और इसके साथ शासन को। दरअसल 17 जून को जब नगर निगम का सदन बैठा था तो उस दिन जो परियोजना प्रबंधक हैं, PD हैं जल निगम के, उनको पार्षदों ने घेर लिया था और घेरने के बाद उनको माला पहना दी थी। माला उनको इसलिए पहनाई गई थी क्योंकि पार्षद उनको अपमानित करना चाहते थे और पार्षदों का ये साफ तौर पर आरोप था कि जल निगम और जल निगम के अधिकारी निरंकुश हो गए हैं और शहर की जो जनता है वो पेयजल के लिए त्राहिमाम कर रही है, उनको पानी नहीं मिल पा रहा है और जनता त्राहिमाम कर रही है। इसी के प्रतीकात्मक रूप में जल निगम के परियोजना प्रबंधक को फूल माला पहनाई गई थी। अधिकारियों को यह नागवार गुजरा। उसी वक्त तत्काल नगर आयुक्त अक्षय त्रिपाठी वेल में पहुंचे, जहां पर पार्षदों ने परियोजना प्रबंधक शमीम अख्तर को घेर रखा था और उन्हें भीड़ से निकालते हुए बाहर ले गए। सदन का बाइकआउट किया अधिकारियों ने और सदन से बाहर आ गए। इसके बाद ही इस पत्र को जिलाधिकारी को लिखा गया है। जी, अधिकारी और पार्षद जो नेता हैं वो सब आमने सामने हैं, उनमें रार है, लेकिन फिलहाल अभी इस तनातनी को खत्म होते नहीं देखा जा रहा है। पार्षद आज भी चुप रहे, लेकिन हंगामा आपस में ज़रूर करते रहे। सदन का बजट जो नगर निगम का बजट है शहर के विकास के लिए, तमाम परियोजनाओं के लिए, अब तक अभी वो सामने पास नहीं हो पाया है और चुनावी वर्ष है, हर किसी को अपनी सियासत चमकानी है। इस नज़र से भी देखा जा सकता है जो कुछ पार्षद हैं उन पार्षदों में भी कुछ विधानसभा चुनाव के लिए भी अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसलिए जोर आजमाइश ये भी कही जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, और इसीलिए चर्चाओं में आने का एक तरीका ये भी हो सकता है ताकत दिखाने का। बहुत बहुत धन्यवाद रतीश आपका। और इसी बीच में एक बड़ी खबर मऊ से। मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस के मामले में यह बड़ी खबर है। बाराबंकी जेल में एम्बुलेंस के मामले में बंद आनंद यादव को कोतवाली पुलिस ने मऊ लाने के लिए बी वारंट जारी कराया। विधायक निधि के दुरुपयोग के मामले में मऊ पुलिस यह विवेचना कर रही है। विधायक निधि के दुरुपयोग
मामले में पुलिस जांच कर रही है, विवेचना कर रही है। बाराबंकी जेल में आनंद यादव बंद है। मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस प्रकरण में बड़ी अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। आनंद यादव को मऊ लाने के लिए बी वारंट जारी कराया गया। एटा में सपा नेताओं के फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चला है। प्रशासन ने और भी कई जगहों को चिन्हित किया है। आपको बताएं कि एटा में सपा नेता पूर्व विधायक रामेश्वर सिंह यादव और उनके छोटे भाई सपा नेता जोगेंद्र सिंह यादव के नेशनल हाईवे 91 पर मौजूद फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चला है। मौके पर कई पोकलिन और जेसीबी मशीनें मौजूद हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, एटा की तस्वीरें। सपा नेताओं के फार्म हाउस और मार्केट पर बुलडोजर चला है। कैसे वो देखिए आप, जेसीबी और पोकलिन मशीनें कैसे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई में शामिल है, ये आप देख लीजिए एटा में। ये सपा नेताओं की प्रॉपर्टीज हैं जिन पर आप बुलडोजर चलता देख रहे हैं, जिनके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। और ग्रेटर नोएडा के शाहबेरी में एक बार फिर प्राधिकरण ने कार्रवाई शुरू की है। इस बार प्राधिकरण ने इमारतों को ध्वस्त करने का काम शुरू किया है, जिन्हें 17 जुलाई 2018 की घटना के बाद जांच में अवैध घोषित करके सील किया गया था। अब उन्हीं बिल्डिंग्स को जो अवैध घोषित हुई थी उस पर कार्रवाई करनी शुरू की है। शाहबेरी में अवैध घोषित इमारतों को ध्वस्त करने का काम शुरू हो गया है शाहबेरी में।